नमस्कार दोस्तों, रितु शर्मा चैनल में आपका स्वागत है। मैं एवी एज ए गेस्ट प्रेजेंटर आज मैं आपको बताऊंगा जेवर एयरपोर्ट के फैक्ट्स एंड फिगर्स के बारे में। सबको पता है कि पूरे देश को पता है कि आज 25 तारीख को मोदी जी आज उसका उद्घाटन करने वाले हैं। 25 नवंबर 2021 को उसका उद्घाटन नहीं, उसका शिलान्यास करेंगे और ये एयरपोर्ट बन के जब तैयार हो जाएगा तो ये भारत के सबसे बड़े एयरपोर्ट में शुमार होगा। इसकी कुछ फैक्ट्स एंड फिगर, कैसे ये चला, कहां से स्टार्ट हुआ, कैसे कौन कौन सी सरकार ने इसमें काम किया, क्योंकि इस पे भी बहुत राजनीति हो रही है कि जेवर एयरपोर्ट हमने बनाया, जेवर एयरपोर्ट आपने बनाया। इस तरीके से बहुत राजनीति हो रही है, तो मैं आपको सारी टाइम लाइन बताऊंगा। इसके क्या क्या मुख्य आकर्षण है वो बताऊंगा, इससे क्या फायदे होने वाले हैं वो बताऊंगा, और कौन कौन सी मुख्य परियोजनाएं हैं जो जेवर एयरपोर्ट से संबंधित हैं, और या कुछ अलग भी हो सकती है लेकिन मैक्सिमम जो इससे संबंधित है वो बताऊंगा। लाखों लोगों को इससे रोजगार मिलने वाला है, वो कैसे मिलने वाला है वो भी मैं बताऊंगा। तो दोस्तों, 6 गांवों की जमीन को लेके पहले चरण में जो काम शुरू किया गया है, शुरू होना है, उसका आज शिलान्यास कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी। तो हम जा टाइमलाइन के बारे में आपसे बात करूंगा कि टाइमलाइन इसकी क्या है, कैसे चल रहा है। दोस्तों, 2008 में ये बात शुरू होती है, 2008 से, जब इसका सर्वे हुआ, एयरपोर्ट के लिए सर्वे हुआ और डीपीआर को तैयार किया गया। डिटेल प्लानिंग रिपोर्ट को जब तैयार किया गया 2008 में, और ये बात हुई कि जेवर एयरपोर्ट बनाना है, जेवर एयरपोर्ट सबसे बड़ा बनना चाहिए यहां पर, क्योंकि इससे देखिए जहां भी एयरपोर्ट बनता है इस तरीके की जो चीजें बनती हैं उसके आसपास के कई सौ किलोमीटर में डेवलपमेंट अपने आप होता है। उससे एसोसिएटेड इतनी सारी चीजें होती हैं कि सारा डेवलपमेंट उसमें अपने आप होता है। तो 2008 में इसका मुद्दा उठाया गया कि हम वहां पर जेवर में बहुत बड़ा एयरपोर्ट बनाने की सोच रहे हैं। लेकिन 2012 में स्टेट गवर्नमेंट ने इस डिसीजन को रिजेक्ट कर दिया। 2012 में अखिलेश यादव की सरकार थी शायद, उसमें माफ कीजिए मुझे अगर ध्यान नहीं है तो, 2012 में इसको रिजेक्ट कर दिया कि नहीं, वहां पे हमें कुछ नहीं बनाना है, इसको कहीं और बनाएंगे, जेवर में ये ठीक नहीं है। लेकिन जेवर को बहुत सोच समझ के चुना गया था, क्योंकि दिल्ली जो एयरपोर्ट है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, उससे उसकी दूरी कितनी होनी चाहिए, कैसे कनेक्टिविटी होगी, जो लोग वहां लैंड करेंगे वो अलग अलग शहरों में, दिल्ली में या नोएडा में, गुड़गांव में, फरीदाबाद में या आसपास के जो शहर हैं उनमें कैसे जाएंगे, ये सारा डिसीजन लेना था। तो सरकार ने बोला कि नहीं, हम इसको रिजेक्ट करते हैं और इसको कहीं और बनाएंगे। हालांकि ये बिल्कुल राजनीतिक फैसला था। जेवर एयरपोर्ट बहुत सोची समझी एक जगह थी, जिसपे स्ट्रेटेजिकली जिसको सोचा गया था कि ये एयरपोर्ट बहुत कामयाब रहेगा। लेकिन उसके बाद ये बिल्कुल जो परियोजना है ठंडे बस्ते में चली गई, इसका कुछ नहीं हुआ। 2017 में जब योगी जी की सरकार ने कदम रखे तो उन्होंने इसको दोबारा उठाया और उन्होंने कहा कि एयरपोर्ट तो जेवर में ही बनेगा, और 2017 जून में एविएशन मिनिस्ट्री ने इसको क्लियरेंस दे दी। यहां से ये पहला स्टेप शुरू हुआ, जब 2017 में जून में एविएशन मिनिस्ट्री ने इसको क्लियरेंस दी, और अक्टूबर 2017 आते आते होम मिनिस्ट्री ने उसको एनओसी दे दिया, क्योंकि बहुत सारे मिनिस्ट्री से क्लियरेंस लेनी होती है। होम से सिक्योरिटी की लेनी होती है, एयरपोर्ट से अवेलेबिलिटी की लेनी होती है, बिल्डिंग्स की लेनी होती है, फिर एनवायरमेंट की लेनी होती है, बहुत सारी क्लियरेंस लेनी होती है। तो 2017 अक्टूबर में इसको होम मिनिस्ट्री ने भी क्लियरेंस दे दिया, एनओसी दे दिया, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दे दिया। आप देख सकते हैं काम कितना फास्ट चला। जून 2017 के बाद और जनवरी 2018 में डिफेंस मिनिस्ट्री ने भी इसको एनओसी दे दी, क्योंकि उसके पास में हिंडन एयरपोर्ट भी थोड़ा नजदीक पड़ता है। तो सारी चीजें देखनी पड़ती हैं कि यहां से अगर फाइटर टेक ऑफ करते हैं तो उसका कोई इंटरमिंगल तो उसमें नहीं होगा, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। वो सब चीजें देखने के बाद डिफेंस मिनिस्ट्री ने 2018 जनवरी में इसको एनओसी दे दी, नरेंद्र मोदी की सरकार ने। और मई 2018 में एविएशन मिनिस्ट्री ने अपना अप्रूवल दे दिया कि ठीक है भाई, यहां पे आप एयरपोर्ट बना लो। पहले साइट क्लियरेंस दिया था, उसके बाद अप्रूवल दे दिया एयरपोर्ट के लिए। तो 2017 जून से स्टार्ट करके जहां पे उसने क्लियरेंस दिया था, 2018 मई आते आते 2-3 अप्रूवल इनके पास, मेजर अप्रूवल आ गए। मई 2019 में यहां पर पूरा एक साल हो गया, लग गया इसको लैंड एक्वायर करने में। बहुत सारी उसमें राजनीति होती रही, बहुत सारे ड्रामे होते रहे, लेकिन मई 2019 में इंटरनेशनल टेंडर फ्लोट कर दिया गया कि हमने वहां पे एयरपोर्ट बनाना है, और उसका इंटरनेशनल टेंडर
फ्लोट कर दिया गया। एयरपोर्ट क्या है, उसमें क्या क्या सुविधाएं हैं दोस्तों, ये सब कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूं। आपको ये वीडियो अंत तक देखना पड़ेगा अगर आप जेवर एयरपोर्ट के बारे में सारी चीजें जानना चाहते हैं तो। ये करंट अफेयर भी है। सिविल सर्विसेज में अगर आप तैयारी कर रहे हैं या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है वीडियो। सो मई 2019 में इंटरनेशनल टेंडर फ्लोट किया गया, जिसको नवंबर 2019 में ज्यूरिक एयरपोर्ट इंटरनेशनल एजी, इस कंपनी को ये टेंडर अलॉट हो गया, उसको सिलेक्ट कर लिया गया यहां पर एयरपोर्ट बनाने के लिए जेवर में। ज्यूरिक एयरपोर्ट इंटरनेशनल एजी जो कंपनी है उसको ये टेंडर अलॉट हो गया। मार्च 2020 एनवायरमेंटल क्लियरेंस भी आ गई, एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री ने भी इसको क्लियरेंस दे दी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दे दिया। देखिए जून 2019 से मार्च 2020 आते आते कितने फास्ट इसमें काम हुआ। अब आगे देखिए आप, मई 2020 में ज्यूरिक एजी जो कंपनी थी उसको सिक्योरिटी क्लियरेंस भी मिल गई। बहुत फास्ट काम चल रहा है, मतलब ऐसे अगर काम चलता है तो उसको देख के मजा आता है, लगता है कि हाँ यार देश में कुछ हो रहा है। नहीं तो पहले बैठे रहते थे उसमें। देखिए 2012 से 2017 के बीच में कुछ नहीं हुआ। 2008 में जो काम शुरू किया था, जिसके ऊपर बात हुई थी, 2020 में हम पहुंच गए, तब जाके उसको सिक्योरिटी क्लियरेंस मिला है। और अक्टूबर 2020 में कंसेशन एग्रीमेंट साइन हो गया ज्यूरिक एजी के साथ, जो एक लीगल और प्रोसेस ओरिएंटेड काम था, रिक्वायरमेंट थी, वो पूरी हो गई। और दिसंबर 2020 में एयरपोर्ट डिजाइन सबमिट हो गया। सोचिए, 2008 से 2012 कुछ नहीं हुआ, 2012 से 2017 कुछ नहीं हुआ, 2017 जून से स्टार्ट करके दिसंबर 2020 में एयरपोर्ट डिजाइन सबमिट हो गया। और आज 25 तारीख को, 25 नवंबर 2021 को नरेंद्र मोदी जी उसका शिलान्यास कर रहे हैं। तो सिर्फ 3 साल, लगभग 3 साल के अंदर एयरपोर्ट का शिलान्यास हो रहा है, क्योंकि एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होता है, बहुत पैसा लगता है इसमें, बहुत सारी प्लानिंग होती है, डिटेल्ड प्लानिंग होती है, प्रोजेक्ट प्लानिंग, इसमें बहुत टाइम लगता है। लेकिन थैंक्स टू दिस गवर्नमेंट कि इन्होंने इतना फास्ट इसको काम किया, इट इज रियली अप्रिशिएटेड। आज उसका शिलान्यास कर रहे हैं। दोस्तों कुछ फिगर मैं आपको दिखा रहा हूं जेवर एयरपोर्ट के बारे में, मोटी मोटी फिगर हैं, आपको याद रखनी चाहिए। ये डेफिनेटली कहीं ना कहीं किसी कम्पिटिटिव एग्जाम में आपका ये क्वेश्चन इसमें से संबंधित आ सकते हैं। पहली बात, जेवर एयरपोर्ट को, इसको समझिए, स्लाइड पूरी, मैं स्लाइड आपको समझाने की कोशिश करता हूं, इसमें मैंने कोई एनिमेशन नहीं डाला, बिल्कुल स्ट्रेट है ये। जेवर एयरपोर्ट 4 फेस में बनने वाला है, फेस 1, फेस 2, फेस 3, फेस 4, 4 चरण भी आप इसको कह सकते हैं हिंदी में। 4 चरणों में बनने वाला है। अभी मैं 2, 3, 4 चरण को आप छोड़ दीजिए, पहले चरण 1 की बात करते हैं। तो दोस्तों पहला जो चरण है ये 2023 तक पूरा हो जाएगा, उसके बाद एक्सटेंशन होगा इसका। 2024 में इसको एक्सपेक्टेड है कि ये स्टार्ट कर दें इसको, नवंबर और अक्टूबर 2024 के आसपास इसको स्टार्ट कर दें। इससे यात्री आना जाने स्टार्ट हो जाए, लेकिन इसमें फेस 1 में काम चलता रहेगा, क्योंकि हमेशा होता है कि एयरपोर्ट पे ना कुछ एक्सटेंशन होती रहती है, कुछ नई चीज बनती रहती है, लेकिन आवाजाही उस पर स्टार्ट हो जाएगी 2024 में, ये एक्सपेक्टेड है। तो यात्रियों की सेवा जब 2024 में शुरू हो जाएगी तो उस टाइम एक्सपेक्टेड है कि 1 करोड़ 20 लाख यात्री पर ईयर ये एयरपोर्ट हैंडल करेगा। बहुत अच्छी फिगर है ये, 1 करोड़ 20 लाख यात्री पर ईयर हैंडल करेगा। इसको फेस 1 को बनाने में 4,588 करोड़ खर्चा आएगा, और 2027 तक ये कंप्लीट होगा फेस 1। 2024 में स्टार्ट हो जाएगा ऑपरेशन, यात्री आने जाने लग जाएंगे, एयरक्राफ्ट लैंड करने लग जाएंगे, रनवे वगैरह बन जाएंगे, कस्टम वगैरह सबका इंस्टॉलेशन हो जाएगा। हालांकि उसमें एक्सटेंशन होती रहेगी, और 2027 तक फेस 1 को कंप्लीट कर लिया जाएगा। 1 करोड़ 20 लाख यात्री का टारगेट है, और 4,588 करोड़ का इस पे खर्चा आएगा, ये एस्टिमेट किया गया है। अब आते हैं फेस 2 में, जो स्टार्ट होगा 2031 से 2032, 1 साल का, जिस पर 5,900, शुरू तो यहीं से हो जाएगा, लेकिन 2031-32 के बीच में इसको पूरा किया जाएगा। 5,983 करोड़ इस पे एक्सपेंस आएगा एस्टिमेटेड, और 3 करोड़ कैपेसिटी हो जाएगी। फेस 2 में जेवर एयरपोर्ट की जो कैपेसिटी है वो 3 करोड़ हो जाएगी दोस्तों। फेस 3 में जो कैपेसिटी है वो 5 करोड़ हो जाएगी, और इसका खर्चा आएगा लगभग 8,415 करोड़। ये फेज वाइज खर्चा है, ये खर्चा फेज वाइज है, लेकिन जो कैपेसिटी है वो इंक्रीमेंटल है। टोटल 7 करोड़ कैपेसिटी का ये एयरपोर्ट बनेगा, 7 करोड़ कैपेसिटी, पैसेंजर हैंडलिंग कैपेसिटी ईयरली
एनुअल पैसेंजर हैंडलिंग कैपेसिटी। तो जो फेज 3 है उसमें 8,415 करोड़ का खर्चा आएगा और जो 2036-37 तक पूरा हो जाएगा, और इसी तरह फेज 4 2050 तक पूरा होगा, जिसमें 10,575 करोड़ का खर्चा आएगा। और जो यात्री हैं वो 7 करोड़ इसमें हैंडल करने की अक्षमता हो जाएगी, जो अपने आप में बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है फ्रेंड्स। ये किंग फैद इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, डेनवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, डलास डलास यूएस में है, डलास इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ओरलैंडो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वाशिंगटन एयरपोर्ट है, इन सब में ये शामिल हो जाएगा जेवर एयरपोर्ट। इसकी मैं और खासियत बताता हूं आपको। इसमें फ्रेंड्स 2 रनवे बनेंगे। जो फेस 1 है उसमें रनवे की लंबाई होगी 3,900 मीटर, लगभग 4 किलोमीटर का रनवे होगा, 3.9 किलोमीटर का रनवे होगा। एक जो बहुत बड़े बड़े एयरक्राफ्ट हैं जैसे AN-22 है, एयरबस 380 है, या कॉनकोर्ड तो बंद हो गया, कॉनकोर्ड अभी कहीं नहीं चल रहा है। ऐसे जो जहाज हैं उनको लैंड करने के लिए लंबे रनवे की जरूरत होती है। और कुछ कुछ फाइटर ऐसे हैं जो बहुत फास्ट, हालांकि उनको पैराशूट से रोका जाता है, लेकिन उनको लंबा रनवे चाहिए, अगर वो लैंड करते हैं उनकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है। तो 2 रनवे इसके बनेंगे फर्स्ट फेज में, जिसकी लेंथ होगी 3.9 किलोमीटर। और टोटल 5 रनवे बनने हैं इसमें, जो मैंने अभी आपके पास 4 फेज की बात की। जब ये कंप्लीट होगा ये एयरपोर्ट 2050 तक, इसमें 5 रनवे टोटल बनेंगे, जिसको एक्सटेंड करके 4,150 मीटर कर दिया जाएगा। 4.150 किलोमीटर इसकी लेंथ हो जाएगी, जो अपने आप में एक बहुत जबरदस्त लेंथ है। मतलब मुझे नहीं लगता दुनिया कोई ऐसा जहाज होगा जो यहां लैंड नहीं कर पाएगा। पर पैसेंजर रेवेन्यू जो फेस 1 में है, 400 रुपए पर पैसेंजर रेवेन्यू इससे एक्सपेक्टेड है। और इसमें अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि 1,20,00,000 इसमें पैसेंजर आने वाले हैं फेस 1 में, तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर पर पैसेंजर 400 रुपए पर यात्री इसको रेवेन्यू मिल रहा है, तो कितना बड़ा रेवेन्यू जनरेशन ये हब होगा एक तरीके से। 6,200 हेक्टेयर लैंड इसके लिए रिजर्व कर दी गई है, जिसमें से 1,334 हेक्टेयर लैंड फेस 1 में जाएगी और 1,365 हेक्टेयर लैंड फेज 2 में जाएगी। 2061 तक ये 2 मिलियन टन कार्गो हैंडल करेगा। उफ, 2.4 मिलियन टन कार्गो बाय 2061। ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट है कि इसके आसपास का पूरा उत्तर प्रदेश का एरिया जबरदस्त डेवलप हो जाएगा फ्रेंड्स। इतना बड़ा प्रोजेक्ट है। कुछ और खासियत मैं आपको बताता हूं। इसके आस देखिए, ये कुछ कुछ मैंने मोटी मोटी चीज बताई। इसके अलावा इसके आसपास जो चीजें बन रही हैं, या इससे इंटीग्रेटेड जो चीजें बन रही हैं, या इससे संबंधित जो चीजें बन रही हैं, उससे कितने बड़े रोजगार क्रिएट होंगे। लगभग 10 लाख रोजगार का टारगेट है। टॉय सिटी बनाने का प्लान है, अप्रैल सिटी बनाने का प्लान है, अप्रैल क्लस्टर, जिसमें कपड़े बनते हैं, जिसको एक्सपोर्ट हाउसेस कहते हैं, वो एक्सपोर्ट करते हैं स्पेशली टेक्सटाइल्स का। एमएसएमई सेक्टर, एमएसएमई क्लस्टर जो सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला एरिया बनेगा आने वाले समय में। हैंडीक्राफ्ट क्लस्टर, जो हमारे हैंडीक्राफ्ट के जो मजदूर भाई हैं उनके लिए बहुत जबरदस्त काम आने वाला। अगर हैंडीक्राफ्ट क्लस्टर बनता है तो उनकी जो हाथ में दस्तकारी है, जो दस्तकार हैं, उनको बहुत बड़ा इससे फायदा मिलने वाला है, दस्तकार जो लोग हैं। फिल्म सिटी, फिल्म सिटी अभी नोएडा में है, बॉम्बे में अभी एक तरीके से बॉम्बे में है, हैदराबाद में, लेकिन फिल्म सिटी यहां बनाने का प्रस्ताव है। एक कनेक्ट भी हो जाएगी एयरपोर्ट से, और बहुत बड़ा ये एक इसका एडवांटेज रहेगा। इसको दोस्तों वाराणसी से हाई स्पीड रेल कॉरिडोर से भी जोड़ा जाएगा। फरीदाबाद से डायरेक्ट जेवर एयरपोर्ट को एक हाईवे के थ्रू जोड़ा जाएगा। ऐसे बहुत सारे, गाजियाबाद को जोड़ा जाएगा, जो आसपास के जितने भी सिटी हैं सबको जोड़ा जाएगा। और इस अगर मैं इसकी माफ कीजिए, दिल्ली से एयरपोर्ट की दूरी जो सिर्फ 21 मिनट में तय होगी, उसके लिए दिल्ली मेट्रो अलग से मेट्रो चलाएगी, जिसकी डीपीआर तैयार हो चुकी है। और ये एक्सपेक्टेड है कि ये मेट्रो भी 2024 तक स्टार्ट हो जाएगी। ये भी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। इसके अलावा मेडिकल डिवाइस पार्क वहां बनेगा, डेटा सेंटर वहां बनेंगे, इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप वहां बनेगी, लॉजिस्टिक हब बनेगा, हेरिटेज सिटी बनेगी मथुरा में। मतलब आप सोच सकते हो कि इतनी सारी चीजें अगर वहां बन रही हैं,
जो प्लान है, अगर ये प्लान सिरे चढ़ता है, आई होप सरकार ऐसे ही काम करती रहे। ये सरकार आए या कोई भी सरकार आए, आने वाली जो भी सरकार है वो इस पे ऐसे ही अमल करती रहे। तो दोस्तों ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट है कि ये भारत के लिए, मैं तो इसको कहूंगा कि एक बहुत बड़ा मेगा प्रोजेक्ट है, जिसको लेके सबका मतलब जो थॉट प्रोसेस है वो ये सोचता है कि ये सब लोग ये सोचते हैं कि यार ये इस एरिया को चमका देगा और भारत को इससे बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे है जो NH-34 के नाम से जाना जाता है, वो भी इससे कनेक्ट हो जाएगा। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि फरीदाबाद से डायरेक्ट कनेक्टिविटी उसकी होगी। नोएडा से इसको कनेक्ट किया जाएगा, गाजियाबाद से, फरीदाबाद से, गुरुग्राम से, दिल्ली से, हर जगह से इसको कनेक्ट किया जाएगा। तो ये NCR एक तरीके से पूरा कनेक्ट हो जाएगा जेवर एयरपोर्ट पे। तब अभी क्या होता है कि कई बार जब बहुत ट्रैफिक होता है एयरपोर्ट पे, तो फ्लाइट घूमती रहती है ऊपर, उसको लैंडिंग की परमिशन नहीं मिलती है, और जिसमें पैसेंजर बैठे हो थोड़े से अधीर होते रहते हैं, यार इतनी देर से हम इंतजार कर रहे हैं, दिल्ली पहुंच गए अभी तक लैंड नहीं कर पाए। तो ऐसे केस में फ्लाइट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी और फ्लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ जाएगी। कुछ फ्लाइट दिल्ली लैंड करेंगी, कुछ जेवर लैंड करेंगी, तो पहले से डिटरमाइंड हो जाएगा कि ये फ्लाइट जेवर एयरपोर्ट जा रही है, दिल्ली जा रही है। तो जितने बड़े बड़े शहर हैं वर्ल्ड के डेवलप्ड कंट्रीज में, वहां पर ऐसी प्रोविजन है कि एक शहर के आसपास, मतलब बड़े शहर के आसपास दो दो इंटरनेशनल एयरपोर्ट होते हैं। ठीक है। तो उद्योगों को इससे बहुत बड़ी रोजगार मिलने की संभावनाएं हैं। उद्योगों को बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी एक तरीके से है। यमुना प्राधिकरण जो क्षेत्र है उसमें ये इतने इतने जो फैक्ट्रीज हैं, इस तरीके के जो क्लस्टर हब हैं, ये बनने वाले हैं। इससे एक्सपेक्टेड है कि रोजगार का बहुत बड़ा, इससे लोगों को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। तो क्योंकि देखिए जहाज लैंड करेंगे उसमें, ये एक्सपेक्टेड है कि बोइंग कंपनी है, एयरबस कंपनी है, और इसके अलावा और भी एयरक्राफ्ट की मेंटेनेंस, रिपेयर, ओवरऑलिंग, और जितनी ऐसी हैं सबका एक एक क्लस्टर बन जाएगा, एक हब बन जाएगा, कार्गो हब बन जाएगा, पैसेंजर हब बन जाएगा, 4 हेलीपैड बनाए जाएंगे। तो दोस्तों ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, और इससे भारत को बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं। दोस्तों ऐसे अलग अलग जो मुद्दे आएंगे, अलग तरीके के जो मुद्दे आते रहेंगे, उनको मैं एनालाइज करता रहूंगा, आपके सामने शेयर करता रहूंगा। अगर आप किसी भी तरह के प्रोजेक्ट के बारे में, किसी भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बारे में, सिविल सर्विसेज के बारे में अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको ये चैनल सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि इसमें बिल्कुल फिल्टर्ड इंफॉर्मेशन आपके पास आएगी और जो आपके बहुत बड़ी काम की होगी। थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब दिस चैनल। टेक केयर। जय हिंद।